जब आप बायोस्टैट्स पढ़ेंगे तो बायोस्टैट्स में एक अलग अलग इसके अंदर मेथड होते हैं कि हम कैसे अपने इसके अंदर रिसर्च ले रहे हैं, हमने कैसे सैंपल लिया। अगर अगर मैंने अपने पसंद वाले रिजल्ट वाले सैंपल उठा लिए तो क्या मिलेगा? तो जो भी रिजल्ट होगा वो मेरी पसंद का होगा ना, फेवरेबल होगा ना। इसलिए हम ऐसे पेशेंट लेते हैं जिसपे हमारा जोर नहीं है या फिर जो हमारी पसंद के नहीं है, हमने बस ऐसे अपने सैंपल उठा लिए यानी कि चूज कर लिए ब्लाइंडली। तो उसमें यह है कि अब रिजल्ट आएगा तो वो मेरे मेरे साथ भी हो सकता है, फेवर भी कर सकता है और अपोजिट भी आ सकता है। ठीक है, तो जब आप बायोस्टैट्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा आएगा रोल। और ये आपका थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी जो होता है, इसके अंदर आपको थेरापेटिक एफिकेसी देखी जाती है, डोज रेंजिंग सीलिंग इफेक्ट ये सब देखा जाएगा। फिर है थेरापेटिक कंफर्मेटरी, इसमें आप 5000 तक ना पॉपुलेशन ले सकते हैं। डबल ब्लाइंड टेस्ट होता है, रैंडमाइज कंट्रोल, रैंडम होता है बिल्कुल। हम मतलब कहीं से भी कैसे भी पॉपुलेशन उठा रहे हैं, 10 वहां से, 10 यहाँ से, 10 हरियाणा से, 10 पंजाब से, अलग अलग स्टेट से हमने पॉपुलेशन डाली, यानी कि क्या है, रेंडमाइज्ड है टू कंफर्म थेरापेटिक एफिकेसी। फिर इसके बाद हमारे जो भी रिजल्ट आते हैं हम उसके बेसिस पे ड्रग को लॉन्च कर देते हैं मार्केट में। फिर है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। अब ड्रग हमने सिर्फ थोड़ी बहुत स्टडी करके ड्रग निकाल दी है, ड्रग मार्केट में आ गई है, डॉक्टर के पास आ गई है, अब डॉक्टर उसको पेशेंट को दे रहा है और फिर उसके ऊपर अब एडवर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, वो यही है जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं। जैसे ऑगमेंटिन है, ऑगमेंटिन मतलब आपकी अमोक्सिलिन और आपका क्या कहते हैं, क्लेवनिक एसिड। तो ये जो क्लेवनिक एसिड होता है इसके अंदर साइड इफेक्ट है कि वो जो पेट खराब करता है, लूज मोशन कर देता है। तो ये अब जब पेशेंट बताता है इसको लेने के बाद जी हमें जो है हमारे मोशन जो लूज हो गए, है ना। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है सारा। फिर माइक्रोडोजिंग स्टडीज वो हेल्थी वॉलंटियर्स पे होती है। ये तो फिर ये जो पहला पार्ट है फेज 1 का। फार्माको विजिलेंस जो आजकल चल रहा है इंडिया के अंदर, प्रोग्राम चला है पीवीपीआई का, है ना। और ये आजकल यही कर रहे हैं कि भैया कौन सी ड्रग ठीक है कौन सी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया में कोई मानता है कोई नहीं मानता है, सब चलता है, सब होता रहता है। विक्स बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, इंडिया में चलती है। ठीक है, तो इंडिया में कुछ भी चल सकता है क्योंकि इंडिया का कुछ यहाँ पे तो सिर्फ अगर कहीं भगवान है तो वो इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया की गाड़ी भगवान भरोसे चलती है। Counterfeit drugs, it is a fake medicine, these are illegal drugs and may be contaminated, may contain wrong active ingredient, may contain no active ingredient, may have right active ingredient but in wrong dose। ठीक है, वो होते काउंटरफिट ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स ये होती है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। imitation of another drug, substituted partly or wholly by another drug। मतलब नाम किसी का काम किसी का। मी टू ड्रग, the drug that is structurally very similar to already known drugs with only minor differences is called me too drug। Orphan drugs are defined as the medicines which are unlikely to be developed by the pharmaceutical industry due to what? Economical reasons, but which respond to public health needs
An orphan drugs is mostly a pharmaceutical agent that has been developed especially to treat rare medical condition, जो बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, मतलब ऑर्फन होगी ना, मतलब वो बहुत कम लोगों की हो रही है, 100 में से एक को, 1000 में से एक को। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज कहती है भाई जब ये इसकी बिक्री नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। ठीक, तो अब गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है हर कंपनी के लिए, वो ड्रग सबके लिए बनानी जरूरी है, कंपल्सरी कर रखी है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल क्या कहते हैं, आपको आपने शायद ही सुना, पैरासिटामोल पॉइजनिंग। किसी को पैरासिटामोल सूट नहीं करती, पॉइजनिंग कर देती है, तो उसके लिए ड्रग देते हैं एन-एसिटाइलसिस्टीन। ठीक, तो ये बिल्कुल रेयर है। एक इसमें एक्ट भी ना इसके अंदर आया था, पास किया गया था, द ऑर्फन ड्रग एक्ट 1983 में। अब एक essential drugs, these are the drugs that satisfy the priority healthcare needs of a population. वो दवाई देंगे कौन सी? ओकामेट होगी, सिप्ला की। ओकामेट, हाँ, जेनरिक सिप्ला। हाँ, ओकामेट। essential drugs, these are the drugs that satisfy the priority of the healthcare needs of a population. These are selected by with regard to incidence and prevalence of a disease. अरे एसेंशियल नाम से मारा भैया, जो हमारे लिए जरूरी है। WHO ने एक ना लिस्ट निकाल रखी है, उसमें एसेंशियल ड्रग की लिस्ट है, दैट्स इट। ठीक है, और ये रिवाइज होती रहती है लिस्ट। एक तुम्हारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी होगा 1940, उसको पढ़ लेना भी अच्छे से। जेनिक नेम क्या होती है, ब्रांडेड नेम क्या होता है, एच ड्रग, स्केड्यूल एच किस लिए, आर किस लिए होता है, जी किस लिए होता है, ये सब एग्जाम में फंसते हैं। ओटीसी ओवर द काउंटर, आईपी इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ईबीएम। इसमें ये कुछ आपके गोल्डन पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये, इन सबको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें जितने भी गोल्डन पॉइंट दिए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे आपके ना क्वेश्चन फंस जाते हैं। और ये इसके अंदर कुछ आपके एमसीक्यूज हैं, हमने मोस्टली चीजें ना कवर कर दी हैं। और अच्छी बात यह है, अगर आप देखेंगे कि एमसीक्यूज जैसे ही खत्म होंगे, एक तो टॉपिक वाइज है, साथ में इनकी एक्सप्लेनेशन है कि भाई अगर वो क्वेश्चन के अंदर बी इज द राइट आंसर, देन व्हाई बी इज द राइट आंसर। समझे, मतलब अगर वो आंसर ठीक है तो वो क्यों ठीक है, बाकी अगर गलत है तो वो क्यों गलत है। इस तरह से आप एक जो आपका एमसीक्यू है ना, क्वेश्चन है, उसमें आप 4 एमसीक्यू तैयार करेंगे। सबसे पहले तो अगर आंसर ठीक है तो क्यों है, बाकी 3 गलत क्यों है। कोई भी अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो तो ये नहीं कि बस उसको देखा उसको लगा दिया आंसर, अच्छा एक गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना कभी। चाहे आप फार्मास्यूटिक्स का हो, चाहे वो आपका बायोकेमिस्ट्री का, बायोफार्म का हो, फार्माकोलॉजी हो, कोई सा भी एमसीक्यू है, सबसे पहले उसको पढ़ना कि अगर एक ठीक है तो बाकी गलत क्यों है भाई, बाकी क्या है इसमें ऐसा, इसने क्यों दिए हैं एग्जामिनर ने, बाकी ऑप्शन क्यों दिए हैं। एग्जामिनर पागल नहीं होता, वो जब वो क्वेश्चन सेट करता है ना तो बहुत ही मिला मिलू के बनाता है। तो बाकी 3 गलत क्यों, जिस दिन आप इस चीज का पता लगाना सीख गए, जीपैट के टॉप 10 में आ जाओगे आप। जीपैट के टॉप 10 में आप आ जाओगे। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये रैंक होल्ड करना, इतना वो भी जीपैट के अंदर। जीपैट में रैंक होल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मुश्किल तो है जो बच्चे जीपैट नहीं निकाल पा रहे, आई डोंट नो क्यों नहीं निकाल पा रहे।
मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या दिख रहा है आपको? सर एक्सप्लेनेशन दिख रही है अभी तो। अब ये मेरा स्कोर कार्ड है। दो 2014 में जीपीट क्वालिफाई किया था मैंने। ये मेरा क्या कहते हैं दूसरी बारी का है ना, फर्स्ट टाइम रैंक अलग थी मेरी। आई वाज थर्ड रैंकर ऑल ओवर इंडिया। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। थोड़ा सा जुनून, थोड़ी सी तैयारी आपकी होनी चाहिए। और बाकी सब्जेक्ट में अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ना, फार्माकोलॉजी के साथ साथ क्या क्या चीजें पढ़नी है। फार्माकोलॉजी के साथ साथ पढ़ना है आपको कोई एक इजी सब्जेक्ट होता है और एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है। दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं। या फिर जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, वो बहुत ही कम टाइम लेता है और उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आप जूरिस, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी तीनों साथ लेके चल सकते हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो फिर केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप केमिस्ट्री में एनालिसिस पढ़ो, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैड कैम और ये क्या कहते हैं मैड कैम फार्माकोलॉजी आप साथ साथ कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, हाँ मैड कैम भी कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपका एक तो स्ट्रक्चरल बेस्ड एक्शन होते हैं, वो आपके आएंगे केमिस्ट्री में, मेड कैम में आ जाएंगे, और उसका एक्शन दोनों में एक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो मेड कैम और ये फार्माकोलॉजी आप साथ साथ कर सकते हैं। ठीक, तो तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ तक चल रही है, कहाँ का दिक्कत आ रही है, आप मुझे इन्फॉर्म भी करेंगे, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे उसके बारे में अंदर डिस्कस भी कर लें। ठीक है भैया, आज का लेक्चर यहीं तक है, बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके सर। ओके सर।